प्रेम तो सुधा को पसंद था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे अपनी ससुराल पसंद आई थी। संयुक्त परिवार था, पर परिवार के नाम पर एक ससुर और दो हम उम्र जेठानियाँ थी। बड़ी जेठानी जानवी तो उसी की चचेरी बहन थी और उसी की शादी में प्रेम के साथ उसकी नोक-झोंक हुई थी। प्रेम ने चलते हुए कहा था, कुछ महीने सब्र से इंतजार करना। किसका? आपका? जी नहीं, जानवी भाभी का। घर की बड़ी तो वही है, सो वही शादी का प्रस्ताव लेकर आएंगी। प्रेम मुस्कुराया, अगर उन्होंने ठीक समझा तो यह बात तो है। सुधा ने गंभीरता से कहा, जानवी दीदी मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरे लिए अच्छा ही चाहेंगी। प्रेम ने कहना तो चाहा कि प्यार तो अब वह हमसे भी बहुत करेंगी और हमारे लिए किसे ठीक समझती हैं यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चुप रहा। क्या मालूम, बचपन से बगैर औरत के घर में रहने की आदत है। भाभी के साथ तालमेल बैठेगा भी या नहीं। बड़े बेटे अमन के लिए शादी लड़की देखने से पहले ही राघव ने कहा था, इतने बरस तक यह मकान एक रैन बसेरा था, लेकिन अमन की शादी के बाद यह घर बनेगा और इसमें हम सबको सलीके से रहना होगा, ढंग के कपड़े पहनकर। मैं भी लुंगी बनियान में नहीं घूमूंगा और अमन, पंकज, प्रेम, तुम सभी भी चंडी के बजाय स्लीपिंग सूट या कुर्ते पजामे खरीद लो। जी पापा, सबने कह तो दिया था, लेकिन मन ही मन डर रहे थे कि पापा का एक भरे पूरे घर का सपना वह पूरा न कर सकेंगे कि नहीं। राघव मात्र 32 वर्ष के थे जब उसकी पत्नी 6 से लेके 2 वर्ष की आयु के 3 बेटों को छोड़कर चल बसी थी। सबके बहुत कहने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी के लिए मना कर दिया था। उन्होंने घर में ही ऑफिस खोल लिया था ताकि हरदम बच्चों के साथ रहे और नौकरों पर नज़र रख सके। बच्चों को कभी उन्होंने अकेलापन महसूस होने नहीं दिया। आवश्यक काम उनके सोने के बाद देर रात को निपटाया करते थे। उनकी मेहनत और तपस्या रंग लाई। बच्चे भी बड़े सुशील और मेधावी निकले और उनकी प्रैक्टिस भी होती रही। सब से अच्छा यह हुआ कि तीनों बच्चों ने पापा की तरह ही बनने का फैसला किया। अमन के लिए रिश्ते आने लगे थे। राघव की एक ही शर्त थी कि उन्हें नौकरी पेशा नहीं, पढ़ी लिखी मगर घर संभालने वाली बहू चाहिए, और वह भी संयुक्त परिवार की लड़की, जिसे देवरों और ससुर से घबराहट न हो। जानवी के आते ही मानो घर में बाहर आ गई। सभी बहुत खुश और संतुष्ट नजर आ रहे थे, लेकिन राघव अब पंकज की शादी के लिए बहुत जल्दी मचा रहे थे। पंकज ने कहा कि उसे आराम से परीक्षा दे लेने दे, और वैसे भी जल्दी क्या है, घर में भाभी तो आ ही गई हैं, तभी तो जल्दी है। जानवी सारा दिन घर में अकेली रहती हैं, लड़की हमें तलाश करनी है और तैयारी भी हमें ही करनी है। तुम इत्मीनान से अपनी परीक्षा की तैयारी करो, शादी परीक्षा के बाद करेंगे, पास तो तुम हो ही जाओगे। अपने पास होने में तो पंकज को कोई शक न था ही नहीं। वह सुरभि से शादी के लिए तैयार हो गया, लेकिन हनीमून से लौटते ही यह सुनकर वह सकते में आ गया कि पापा प्रेम की शादी की बात कर रहे हैं। अभी इसे फाइनल की पढ़ाई इत्मीनान से कर लेने दीजिए पापा, शादी ब्याह की चर्चा में इसका ध्यान मत बटाइए। पंकज ने कहा, भाभी की मदद के लिए सुरभि आ गई है तो इसकी शादी की क्या जल्दी है। यही तो जल्दी है कि अब इसकी कोई कंपनी नहीं रही घर में। राघव ने कहा, क्या बात कर रहे हैं पापा। पंकज हंसा, जब देखो तब भाभी से चिपका रहता है और अब तो सुरभि भी आ गई है शामिल होने। सुरभि हंसने लगी, लेकिन देवर जी भाभी के पीछे क्यों लगे रहते हैं, यह तो पूछिए उससे। जानवी मुझे बता चुकी है, सुरभि प्रेम को इसकी चचेरी बहन सुधा पसंद है, सो मैंने इससे कह दिया है कि अपने मायके जाकर बात करे। कहकर राघव चले गए। जब बाप बेटा राजी तो तुम क्या करोगे पंकज पाजी। अमन हंसा, काम तो इसने पापा के साथ ही करना है, पहली बार में पास ना भी हुआ तो चलेगा। लेकिन जानवी, तुम्हारे चाचा जी तैयार हो जाएंगे अधकचरी पढ़ाई वाले लड़के को लड़की देने को। आपने स्वयं तो कहा कि देवर जी को काम तो पापा के साथ ही करना है, सो यही बात चाचा जी को समझा देंगे। सुधा का दिल पढ़ाई में तो लगता नहीं है, सो करनी तो उसकी शादी ही है, इसलिए जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है चाचा जी के लिए। जल्दी ही सुधा और प्रेम की शादी भी हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि राघव जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए और कुछ लोगों को यह शंका जाहिर करने लगे कि बच्चों के तो अपने अपने घर संसार बस गए, राघव के लिए अब किसके पास समय होगा और वह अकेले पड़ जाएंगे। अमन बोला, ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे और होने का सवाल भी नहीं उठता, क्योंकि रोज सुबह नाश्ता करके सब इकट्ठे ही ऑफिस के लिए निकलते हैं और रात को इकट्ठे आकर खाना खाते हैं।
उसके बाद पापा तो टहलने जाते हैं और हम लोग टीवी देखते हैं। कभी-कभी पापा भी हमारे साथ बैठ जाते हैं। रविवार को सब देर से सोकर उठते हैं, इकट्ठे नाश्ता करते हैं, फिर सबका अलग-अलग कार्यक्रम रहता है। राघव ने अमन की बात काटी। यह सिलसिला कई साल से चल रहा है और अब भी चलेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब मैं भी छुट्टी का दिन अपनी मर्जी से गुजारा करूंगा। पहले यह सोचकर खाने के समय घर पर रहता था कि तुम में से जो बाहर नहीं गया है वह क्या खाएगा, लेकिन अब यह देखने को सबकी बीवियां हैं, सो मैं भी अब छुट्टी के रोज अपनी उम्र वालों के साथ मौज मस्ती और लंच डिनर बाहर किया करूँगा। बिल्कुल पापा, बहुत जी लिए आप हमारे लिए। अब अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने का आपको पूरा हक है, प्रेम बोला। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पापा बाहर लंच डिनर करके अपनी सेहत खराब करे, पंकज ने कहा। हम में से कोई तो घर पर रहा करेगा ताकि पापा जब घर आए तो उन्हें घर खाली ना मिले। हम इस बात का ख्याल रखेंगे, जानवी बोली। वैसे भी हर सप्ताह सारा दिन बाहर कौन रहेगा, और कोई रहे न रहे, मैं तो रहा करूँगा भाई, राघव हँसे। यह तो बताएँगे ना पापा कि जाएँगे कहाँ? प्रेम ने पूछा। कहीं भी जाओ, मोबाइल लेकर जाऊँगा। तुझे अगर मेरी उँगली की ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर लेना। राघव सुधा की ओर मुड़े। सुधा बेटी, इसे अब अपना पल्लू थमा ताकि मेरी उँगली छोड़े। लेकिन कुछ रोज़ बाद सुधा ने खुद ही उनकी उँगली थाम ली। एक रोज़ जब रात के खाने के बाद वह घूमने जा रहे थे तो सुधा भागती हुई आई, बोली पापा जी मैं भी आपके साथ घूमने चलूंगी। क्यों? क्योंकि आप सड़क पर अकेले घूमते हैं और मैं छत पर, तो क्यों ना हम दोनों साथ ही टहले, सुधा ने उनके साथ चलते हुए कहा। मगर तुम छत पर अकेली क्यों घूमती हो? और क्या करूँ पापा जी? प्रेम को तो 2-3 घंटे पढ़ाई करनी होती है और मुझे रोशनी में नींद नहीं आती, सो जब तक टहलते टहलते थक न जाती तब तक छत पर घूमती रहती हूँ। टीवी क्यों नहीं देखती? अकेले क्या देखूं पापा जी? अब तो बस तुम कुछ ही महीने रह गए हैं प्रेम की परीक्षा में, राघव ने दिलासे के स्वर में कहा। तुम चाहो तो इस दौरान मायके हो आओ। नहीं पापा जी, उसकी ज़रूरत नहीं है। बस रात को यह थोड़ा सा वक्त अकेले गुजारना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब इस समय आपके साथ घूमा करूँगी, गप्पे मारते हुए। मैं बहुत तेज़ चलता हूँ, थक जाओगी। चलिए देखते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक कॉटेज में से एक प्रौढ़ महिला निकलती हुई दिखाई दी। सुधा पहचान गई, मालती थी, जो उसकी शादी की दावत में आई थी। तब पापा जी ने बताया था कि ये सब आज जो कुछ भी है मालती जी की कृपा से है। यह इनकी अंग्रेजी की अध्यापिका है, बहुत मेहनत की है इन्होंने इन सब पर। मगर पापा जी ने जिस तरह आभार प्रकट किया, किसी भी ने मालती जी की खातिर में उतनी रुचि नहीं दिखाई थी। उन्हें देखकर मालती जी रुक गई। पापा जी ने उसका परिचय करवाया। मालती जी भी उनके साथ टहलते हुए सुधा से बात करने लगी। कुछ देर के बाद राघव को टांगों घसीटते देखकर बोली, थक गए, चलिए कॉफ़ी पिया जाए। मगर कॉफ़ी यहाँ कहाँ मिलेगी? सुधा ने पूछा। मेरे घर पर, सुधा ने राघव की ओर देखा। वह बगैर कुछ कहे मालती के पीछे उसके घर में चले गए। जब मालती जी कॉफ़ी लाने अंदर गई तो सुधा ने पूछा, आप पहले यहाँ आ चुके हैं पापा? राघव सकपका गए। बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में आना पड़ता था, इसी तरह जान पहचान हो गई तो आना जाना बना हुआ है। आंटी ने शादी नहीं की? अभी तक तो नहीं। सुधा ने कहना चाहा कि अब इस उम्र में क्या करेगी, लेकिन तब तक मालती जी कॉफ़ी लेकर आ गई। जितनी जल्दी वह कॉफ़ी लाई थी उससे लगता था कि तैयारी पहले से थी। सुधा को चिप्स बहुत पसंद आए। किसी छुट्टी के दिन आना, बनाना सिखा दूंगी, मालती ने कहा। तरीका बता देंगे तो भी चलेगा आंटी। अब तो रोज घूमते हुए आपसे मुलाकात हुआ करेगी, सो किसी रोज पूछ लूंगी, सुधा ने चिप्स खाते हुए कहा। मालती ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम रोज सैर करने आया करोगी? हाँ आंटी। अरे नहीं, 2 रोज में ऊब जाएगी, राघव हंसे। नहीं पापा जी, उबी तो अकेले छत पर टहलते हुए हूँ। तुम छत पर अकेले क्यों टहलती हो? मालती ने पूछा। जवाब राघव ने दिया कि प्रेम की परीक्षा के लिए रात को देर तक पढ़ता है और तब तक समय गुजारने को यह टहलती रहती है। मगर प्रेम रात को क्यों पढ़ता है? सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की उसे आदत नहीं है और दिन में ऑफिस जाता है, राघव ने बताया। अगर चंद महीने प्रेम ऑफिस नहीं जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। काम तो उसे वही करना है जो आप बताओगे, सो कल से उसे 5 बजे से पढ़ने की छुट्टी दे दो ताकि
रात को मियाँ बीवी समय से सो सके, यह तो है। तो फिर कल से ही प्रेम को स्टडी लीव दो ताकि किसी का भी रूटीन खराब ना हो। मालती जी का स्वर आदेशात्मक था। सुधा ने सिटपिटाए से राघव को देखकर मुश्किल से हंसी रोकी। हाँ, यही ठीक रहेगा। लाइब्रेरी तो ऑफिस में ही है, वहीं से किताब लाकर घर पर पढ़ता है। कल कह दूंगा कि दिन भर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता रहे, कुछ जरूरी काम होगा तो बुला लूंगा। राघव बोले। लौटते हुए राघव ने सुधा से कहा कि वह प्रेम को न बताए कि मालती जी ने उसकी पढ़ाई की बात की है, नहीं तो वह चिढ़ जाएगा। टीचर से सभी बच्चे चिढ़ते हैं और स्कूल छोड़ने के बाद उनकी हर बात हस्तक्षेप लगती है, यह बात तो है। पापा जी, वैसे यह बताने की भी जरूरत नहीं है कि हम मालती जी से मिले थे, सुधा ने राघव को आश्वास दिया। अगले रोज से प्रेम ने रात को पढ़ना छोड़ दिया। सुधा ने मन ही मन मालती जी को धन्यवाद दिया। जिस रोज प्रेम की परीक्षा खत्म हुई, रात के खाने के बाद राघव ने उससे पूछा, अब क्या इरादा है, कहीं घूमने जाओगे? जाना तो है पापा, लेकिन रिजल्ट निकलने के बाद। तो फिर कल मुझसे पूरा काम समझ लो, वैसे तो तुम सब संभाल ही लोगे, फिर भी कुछ समस्या हो तो इन दोनों से पूछ लेना। राघव ने अमन और पंकज की ओर देखा। तुम लोगों के पास वैसे तो अपना बहुत काम है, लेकिन इसे कुछ परेशानी हो तो वक्त निकाल कर देख लेना। कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। आप कहीं जा रहे हैं पापा? सभी ने एक साथ चौंक कर पूछा। हाँ, कॉफी पीने। राघव मुस्कुराए। शादी करने और फिर हनीमून। शादी और आप और वह भी अब? अमन ने बात काटी। जब करने की उम्र थी तब तो करी नहीं, क्योंकि तब तुम सबको संभालना था। अब तुम्हें संभालने वालियाँ आ गई है तो मैं भी खुद को संभालने वाली ला सकता हूँ। कॉफी के नाम पर समझ ही गए होगे कि मैं मालती की बात कर रहा हूँ, कहकर राघव रोज की तरह घूमने चले गए। अगर पापा कॉफी का नाम नहीं लेते तो भी मैं समझ जाता कि किसकी बात कर रहे हैं, पंकज ने दांत पीसते हुए कहा। वह औरत हमेशा से ही हमारी माँ बनने की कोशिश में थी, मैंने आपको बताया भी था भैया, और आपने कहा था कि आप इस घर में उसकी घुसपैठ कभी नहीं होने देंगे। हो तो होने दी क्या? अमन ने चिढ़ते हुए पूछा। वह हमारे घर न आए इसलिए कभी अपनी या तुम्हारे जन्मदिन की दावत नहीं देने दी। हालांकि त्योहार के दिन किसी रिश्तेदार के घर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन इस औरत से बचने के लिए मैं बार बार बुआ या मौसी के घर जाने की जलालत भी झेलता था। अगर पता होता कि हमारी शादी के बाद वह हमारी माँ की जगह ले लेगी तो मैं न अपनी शादी करता न तुम्हें करने देता। लेकिन अब तो हम सबकी शादी हो गई है और पापा अपनी अपनी करने जा रहे हैं। प्रेम बोला। हम जाने देंगे तब ना, हम अपनी माँ की जगह उस औरत को कभी नहीं लेने देंगे। पंकज बोला। सवाल ही नहीं उठता, मगर करोगे क्या? अपनी शादियाँ खारिज? प्रेम ने पूछा। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जानवी बोली, क्योंकि पापा जी की जिम्मेदारियां आप लोगों को सुव्यवस्थित करने तक की थी, जो उन्होंने बखूबी पूरी कर दी। अब अगर आप उसमें से कुछ फेरबदल करना चाहते हैं तो वह आपकी अपनी समस्या है, उससे पापा जी को कुछ लेना देना नहीं है। उस सुव्यवस्था में फेरबदल हम नहीं, पापा कर रहे हैं और वह हम करने नहीं देंगे, अमन ने कहा। मगर कैसे? प्रेम ने पूछा। कैसे भी? सवाल मत कर यार, सोचने दे, पंकज झुंझला कर बोला। फिर सोचते और सुझावों की प्रक्रिया बहस में बदल गई और बहस झगड़े में बदलती। तब तक राघव आ गए। वह बहुत खुश लग रहे थे। अच्छा हुआ तुम सब यहीं मिल गए। मैं और मालती परसों शादी तो बहुत सादगी से करेंगे, मगर रिसेप्शन में तुम लोग सादगी चलने नहीं दोगे। राघव हंसे। खैर, मैं तुम लोगों को अपनी माँ के स्वागत की तैयारी के लिए काफी समय दे दूंगा। मगर पापा? अभी मगर वगर कुछ नहीं, मैं अब सोने या कहो अपने सपने देखने जा रहा हूँ। यह कहते हुए राघव अपने कमरे में चले गए। पापा जी बहुत खुश है, जानवी ने कहा। मुझे नहीं लगता यह आपके कहने से अपना इरादा बदलेंगे। आप ठीक कहती हैं, सो बदलने को कह कौन रहा है? उनकी खुशी में खलल नहीं डालना चाहिए, सुरभि बोली, और चुपचाप उन्हें अपनी माँ की जगह उन औरत को देते हुए देखते रहना चाहिए। अमन ने रिक्त स्वर में पूछा। उन माँ की जगह जिनकी शक्ल भी आपको याद या तो धुंधली सी याद होगी, या जिन्हें आप तस्वीर के सहारे पहचानते हैं, उनकी खातिर आप उन पापा जी की खुशी छीन रहे हैं जो अपनी भावनाओं और खुशियों का गला घोंटकर हर पल आपकी आंखों के सामने रहे, ताकि आपको आपकी माँ की कमी महसूस न हो। अब तक चुप बैठी सुधा ने पूछा। महज इसलिए न कि मालती जी आपकी टीचर थी और उन्हें या उनके अनुशासन को लेकर आप सब
पूर्वाग्रस्त से ग्रस्त है। कोई कुछ नहीं बोला। जानवी दीदी, सुरभि भाभी, सास के आने से सबसे ज़्यादा समस्या हमें ही आएगी ना? सुधा ने पूछा। क्या पापा जी की खुशी की खातिर हम वह बर्दाश्त नहीं कर सकती? पापा जी को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है और हम उनके लिए कुछ भी कर सकती हैं, सुरभि बोली। सहना, तब जब कोई समस्या आएगी, जानवी ने उठते हुए कहा। फिलहाल तो चलकर इन सब का मूड ठीक करो ताकि कल ये भी पापा जी की खुशी में शामिल हो सके। तीनों भाइयों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। कहने को अब कुछ बचा ही नहीं था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब